हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका समृद्धि कॉमर्स क्लासेस में और मैं रोशन कुमार। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक देखा था, जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले ईओक्यू के बारे में जाना था कि इन्वेंट्री कंट्रोल करने के कई सारे मेथड है। उनमें एक लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री है और लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री में एक फॉर्मूला है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी इन्वेंट्री को किसी भी लेवल पे कंपनी को जब इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है तो अलग अलग लेवल पे इन्वेंट्री की डिमांड कंपनी करती है, परचेज करती है बाहर से। और वही आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन सा लेवल हमें ऑर्डर करना चाहिए जिससे हमें मिनिमम कॉस्ट पे करनी पड़े। और इन्वेंट्री में मुख्य रूप से दो कॉस्ट इन्वॉल्व है, एक तो मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट और मटेरियल कैरिंग कॉस्ट। मटेरियल ऑर्डर करने में जो खर्चे होते हैं कंपनी के, और मटेरियल को होल्ड करने में या स्टोरेज करने में जो खर्चे होते हैं वो। और परचेज प्राइस तो एवरी सिचुएशन में सेम ही रहता है। तो तीन टोटल कॉस्ट के लिए परचेज प्लस ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उससे पता करते हैं कि अगर हम कितना भी इन्वेंट्री को परचेज करें तो हमें कम से कम खर्चा आए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला सजेस्ट किया गया है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें यह बताता है कि आप इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक इन्वेंट्री का लेवल मिलेगा। अगर आप उस लेवल पे ऑर्डर करेंगे तो आपको सबसे मिनिमम कॉस्ट लगेगा जब तक कि डिस्काउंट नहीं दिया जाए। डिस्काउंट देने पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, दोनों सिचुएशन में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि डिस्काउंट वाले सिचुएशन में ईओक्यू से बेस्ट डील आपको मिल जाए। तो ईओक्यू पे आपको नॉर्म किसी भी सिचुएशन में आप कोई भी तरीका यूज कर ले, लेकिन ईओक्यू हमेशा ही बढ़िया सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है जब तक कि डिस्काउंट ना मिले। तो ईओक्यू में आपको मिनिमम इतनी क्वांटिटी बताई जाती है कि आप इतनी क्वांटिटी को ऑर्डर करें, और अब मिनिमम कॉस्ट आप पाएंगे जिससे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है। ईओक्यू में हमने दो बातें और सीखी थी कि ईओक्यू के लेवल पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल आती है। फिर हमने बेसिक्स क्वेश्चन किए थे जहाँ पे आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया गया था ईओक्यू के फॉर्मूला में यूज होने वाले। और ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ओ डिवाइड बाई सी। ओ रिप्रेजेंट करता है ऑर्डरिंग कॉस्ट को, सी रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कॉस्ट को, और ए रिप्रेजेंट करता है एनुअल कंजम्पशन को। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था हमने वहां देखा था कि डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया था कि आपका एनुअल कंजम्पशन कितना है। फिर आपने आगे बढ़ा तो देखा कहीं पे मंथली रिक्वायरमेंट दी है, फिर कहीं पे वीकली रिक्वायरमेंट दी है। जब उससे आगे हम बढ़े तो हमें क्या किया गया था, बताया गया था जो कि आप जो भी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उसमें कितना मटेरियल कंज्यूम होता है। वहाँ भी हमने दो सिचुएशन देखा था, जहाँ पे देखा था कि हमें एक्स यूनिट को बनाने के लिए 2 kg या फिर 3 kg या 4 kg मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। और हमने एक रिवर्स इम्पैक्ट भी देखा था जहाँ पे आपको दिखाया गया था कि 1 kg रॉ मटेरियल से आप कितना यूनिट एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े थे और हम लोगों ने डिस्काउंट के साथ कंपेयर किया था कि आपको डिस्काउंट इतना ऑफर किया जा रहा है तो आप डिस्काउंट ऑफर वाले स्टेज पे इन्वेंट्री को ऑर्डर करें। फिर हमने देखा था कि आप कितना निगोशिएशन करेंगे डिस्काउंट के लिए, कितना % डिस्काउंट मांगेंगे। फिर ये सब क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने बेसिक सारी कंसेप्ट को क्लियर किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और फॉर्मूला पे वर्क करेंगे जो कि आपके लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री के मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, सेफ्टी स्टॉक, एवरेज स्टॉक के बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला अलग से मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे और वहीं से आप फॉर्मूला को एक जगह कलेक्शन कर लेंगे हम लोग। जब लास्ट में क्लास हमारी लास्ट होगी मटेरियल कंट्रोल की तो एक साथ एक पेज पे पूरा फॉर्मूला को हम लोग लिख लेंगे। अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन के थ्रू ही वहाँ पे जाएंगे, जब जब जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप हो गया होगा। आसान क्वेश्चन है तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के आंसर्स को यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे 17 में आपको ध्यान रखना था कि 52,000 यूनिट्स जो दिया गया है वो मंथली डिमांड है, तो इसको आप पहले एनुअली में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे आपको जो ये यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं इसके लिए आपको एक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है एक्स, जिसके परचेज प्राइस 15 रुपीज दिया गया है। और एवरेज फिनिश प्रोडक्ट 2 यूनिट ऑफ कंपोनेंट
एक्स आर रिक्वायर्ड। तो जितना भी 50,000 यूनिट को एनुअल में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको देखिए कि आपको एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg मटेरियल एक्स की रिक्वायरमेंट, 2 यूनिट मटेरियल एक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एनुअल कंजम्पशन आ गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट 12% आपको प्राइस का लेना होता है, आपको पता ही है। तो आप फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका ईओक्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ईओक्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 22,030 यूनिट आपका आंसर आना चाहिए। एनुअल कंजम्पशन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एनुअल कंजम्पशन आपका आना चाहिए 2 मल्टीप्लाई 52,000 मल्टीप्लाई 12 मंथ इक्वल टू 1248,000 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट डायरेक्ट दिया ही हुआ है, इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि इफ मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाई 52,000 यूनिट व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कंपनी हैज टू इनकर्ड। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पूछ रहा है कि अगर 52,000 यूनिट का अगर हम लोग ऑर्डर साइज रखें तो क्या आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट की बात तो की नहीं गई है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को ऐड कर लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। ईओक्यू 2 काम करने होंगे, एक तो ईओक्यू लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कितना होगा वो कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर आपका 52,000 यूनिट पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा वो दोनों कैलकुलेट करके प्लस कर लीजिए, दोनों में कंपेयर कर लीजिए तो क्या आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लिख देता हूँ। एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका आएगा ईओक्यू लेवल पे जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को प्लस करके वो आएगा 55,200, और 52,000 यूनिट पे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा टोटल 39,777। सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, एक मिनट। जब आप कैलकुलेट करेंगे 52,000 यूनिट पे तो आपका टोटल कॉस्ट आएगा 55,200, और जब आप ईओक्यू पे ऑर्डर करते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट आएगा 39,777। ये ईओक्यू लेवल पे है और ये है 52,000 यूनिट के लेवल पे। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगा आपका 15,423। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन के कारण थोड़े से ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो फ्रैक्शन के कारण है, पॉइंट के कारण, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस रहता है तो वहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि ईओक्यू पे तो दोनों इक्वल ही होता है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है। पॉइंट की वजह से थोड़े बहुत डिफरेंस आते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी इस बात पे डिस्कशन किया था। थर्ड पॉइंट था आपका कंपनी क्वेश्चन का कि व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट ऑफ कंपनी हैज टू इनकट। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, उतना ही होगा जो कि हमेशा ईओक्यू लेवल पे आता है। तो ईओक्यू लेवल पे आपको कितना आया है 19,827। देख लीजिएगा अगर थोड़े बहुत कैलकुलेशन में अगर हो, मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी डायरेक्ट निकाल दिया है, आप एक बार चेक कर लेंगे। तो ये आपका 17 नंबर है, और फिर आपका 18 नंबर था होमवर्क। 17 नंबर भी क्वेश्चन देखिए आपके सीए इंटरमीडिएट 2006 में आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन भी मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका हो ही गया होगा। इसका भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ शॉर्टकट में आंसर। तो ईओक्यू आपका डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले तो 1265 यूनिट आपका ईओक्यू आएगा। और फिर यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन ने पूछा है कि ही ऑल्सो से दैट इफ वी ऑर्डर 20,000 यूनिट एट अ टाइम वी कैन गेट 3% डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर। तो आपको पूछ रहा है कि भाई 3% डिस्काउंट देंगे तो क्या कहते हो, ईओक्यू पे ऑर्डर करोगे या हमारा ऑर्डर साइज कितना होगा 20,000 यूनिट। तो आप देख लीजिए आपका दोनों ही सिचुएशन की मैं टोटल कॉस्ट लिख देता हूँ। तो टोटल कॉस्ट आपका ईओक्यू लेवल पे आएगा, ईओक्यू लेवल पे टोटल कॉस्ट आएगा आपका 201,273। और आपका इस लेवल पे जो सिंगल ऑर्डर है आपको 20,000 यूनिट का, तो सिंगल ऑर्डर 20,000 यूनिट का करेंगे तो आपको 203,740 का आएगा टोटल कॉस्ट एट
सिंगल ऑर्डर, एक ही बार ऑर्डर करना है आपको 20,000। तो देख लीजिए आपका यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है 3% का। तो याद रखिएगा कि परचेज कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है डिस्काउंट को यूज करके। तो 3% वाले सिचुएशन में आपका थोड़ा सा सेविंग हो रहा है या ज़्यादा महंगा है। तो इस सिचुएशन में देखिए कि आपका ईओक्यू पे ही कम आ रहा है और डिस्काउंट देने के बाद भी आपका कॉस्ट ज़्यादा ही आ रहा है। तो कंपनी को सेविंग की जगह पे एक्स्ट्रा कॉस्ट ही पे करना पड़ रहा है। तो कंपनी नहीं एक्सेप्ट करेगी 3% के प्रपोजल को। कंपनी बोलेगी थोड़ा और डिस्काउंट दो भाई, 3% पे तो उल्टा हमको नुकसान ही हो रहा है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे। आसान क्वेश्चन है, आंसर मैच कर लीजिए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। और जैसे हमने बात की थी कि हम लोग यहाँ पे आज अलग अलग फार्मूला को भी इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और जहाँ जहाँ पे फार्मूला की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ पे मैं फार्मूला लिखूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल आपको कैलकुलेट करना है। ICWN जून 2000 में ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट टू कंपोनेंट A and B आर यूज्ड, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अबाउट दिस कंपोनेंट आर अवेलेबल। तो कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उसमें उसे दो तरह के रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, A and B की। तो आपको पूछ रहा है कि भाई अब बताइए A और B दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन होगा कि उसके लिए रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए। रीऑर्डर लेवल एक ऐसा स्टॉक का लेवल होता है जहां पे कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि अब हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। मिनिमम लेवल कि कितनी मिनिमम क्वांटिटी पे हम पहुंच जाएंगे तो हमको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए, जहां जिस पॉइंट पे हमको ऑर्डर प्लेस करना है कि मैक्सिमम, मिनिमम कम से कम इतना, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इतना क्वांटिटी रहेगा तो भी हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और एवरेज स्टॉक लेवल यानी कि नॉर्मली हमारे पास कितना स्टॉक हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो इन चारों की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा और फिर A और B दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, कुछ एक जैसे एवरेज स्टॉक लेवल है, इसका फॉर्मूला 2-3 फार्मूला है जो कि यूज किए जाते हैं नॉर्मली। रीऑर्डर लेवल का भी 2 फार्मूला है जो कि यूज किया जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम लेवल का एक ही फार्मूला है, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और रीऑर्डर लेवल में जहाँ पे फार्मूला दूसरा यूज किया जाता है वो हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन में, वहाँ पे मैं आपको याद दिला दूंगा कि रीऑर्डर लेवल का एक ये भी फार्मूला होता है। एवरेज स्टॉक लेवल का भी मैं देखेंगे आगे के क्वेश्चन में कि दूसरा फार्मूला, तो वहाँ भी मैं आपको याद दिला दूंगा कि एक दूसरा फार्मूला भी एवरेज स्टॉक लेवल का होता है। तो आप लोग ऐसे ही जिस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं उस सीक्वेंस में ही आज हम लोग करेंगे। तो A and B दो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ये 2 रॉ मटेरियल का, और यहाँ पे फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे इस जगह पे, और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग बार बार करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है रीऑर्डर लेवल। कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। तो रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड। अच्छा, फॉर्मूला ना लिखने का थोड़ा अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्सिमम यूसेज, तो कहीं भी आपके किसी अदर राइटर के बुक में अगर आप देखेंगे या तो वहाँ ये भी लिखा हो सकता है कि मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम कंजम्पशन। तो मतलब कहने का मतलब सबका एक ही है, जो कि आप मैक्सिमम कितना यूज करते हैं, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मतलब आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपके पास जब ऑर्डर रिसीव होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगता है। तो इसको लिखने का अलग अलग तरीका है, वर्ड अलग अलग है, लेकिन आप कोई सा भी यूज करेंगे तो आपका सही ही होगा। या तो मैक्सिमम यूसेज लिखिए, या मैक्सिमम कंजम्पशन लिखिए, या लिखिए मैक्सिमम रॉ मटेरियल कंजम्पशन ड्यूरिंग द लीड टाइम पीरियड।
तो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, तो आप शॉर्टकट तरीका ही रखिए, मैक्सिमम मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल का क्या हो गया, मैक्सिमम जितना कंज्यूम करते हैं मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम, कितना मैक्सिमम टाइम लगता है आपको ऑर्डर को रिसीव करने में, और मैक्सिमम उस पीरियड में कितना आप यूसेज करते हैं। तो ए के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम यूसेज पर वीक, ए और बी दोनों का एक ही है, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ये देखिए हाई और लो दोनों दिए हुए हैं कि 4 मिनिमम में वीक है और 6 मैक्सिमम वीक है, यहाँ पे 2 मिनिमम वीक है और 4 मैक्सिमम वीक है। तो हमें ऊपर में डाटा डायरेक्ट अवेलेबल है, तो हम डाटा को क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 6 और ये हो जाएगा हमारा 80 मल्टीप्लाई 4, आंसर आसानी से आ गया हमें 480 यूनिट्स, और यहाँ पे 320 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है मिनिमम लेवल हमसे पूछ रहा है। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई, नॉर्मल भी बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे एवरेज लिख देता हूँ, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये फॉर्मूला है मिनिमम लेवल का, फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो आपने देखा अभी ऊपर में आप लोगों ने क्या किया है, रीऑर्डर लेवल का कैलकुलेशन किया है दोनों जगह से, तो हमें रीऑर्डर लेवल मिल गया 480, माइनस करेंगे नॉर्मल यूसेज। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें नॉर्मल यूसेज डायरेक्ट क्वेश्चन ने प्रोवाइड करवाया है, तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से 60 यूनिट ले लेंगे, और यहाँ पे है हमारा 60 दोनों जगह पे है, तो यहाँ पे हमारा 320 माइनस 60 मल्टीप्लाई। अच्छा, एवरेज यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो एवरेज आप देखिए कि मैक्सिमम और मिनिमम को दिया गया है आपका। तो एवरेज टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 + 6 मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 + 4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज रीऑर्डर पीरियड 5, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3। तो हमें 60 मल्टीप्लाई 5 और 60 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा 300 अंदर में, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको मैंने डिवाइड नहीं लिखा है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं बोलिएगा डिवाइड लिख दिया। तो ये आ गया 480 माइनस 300, और ये आ गया 320 माइनस 180। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 180 यूनिट मिनिमम लेवल की मिनिमम क्वांटिटी। 180 तक जब ए का पहुँचेगा रॉ मटेरियल ए का मिनिमम क्वांटिटी, तो आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। और यहाँ पे 140 यूनिट जब बी का आपका 140 क्वांटिटी पहुँच जाएगा रॉ मटेरियल का, तो आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि मिनिमम आपको इतना इतना रखना ही है 180, क्योंकि अगर आप 180 और 140 यूनिट अगर आपके पास नहीं हो, तो हो सकता है कि आपके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, कभी शॉर्टेज हो सकता है आपके लिए, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट है मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम हर फॉर्मूला एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो याद रखने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैक्सिमम लेवल में एक चीज़ ध्यान दिलाऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन या यूसेज, जैसे भी आपको लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर
मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो फॉर्मूला है आपका मैक्सिमम लेवल का रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी और माइनस रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल आपने सबसे पहले लेवल पे सबसे पहला कैलकुलेशन ही किया है, तो आपको ये डेटा पता है। रीऑर्डर क्वांटिटी अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड भी क्वेश्चन ने दिया है, मिनिमम और यहाँ पे 4 मिनिमम, तो यहाँ पे 2 मिनिमम, तो सब कुछ दिया ही हुआ है। बस फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि टोटली फॉर्मूला डिपेंडेंसी वाला चैप्टर है, कि फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, रीऑर्डर क्वांटिटी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं प्रोवाइड करवाया जाए और रीऑर्डर क्वांटिटी का आपका कैलकुलेशन करने के लिए बोले, तो रीऑर्डर क्वांटिटी वही है जो कि EOQ है। EOQ इक्वल टू रीऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू EOQ। तो इस जगह पे आप EOQ को भी यूज कर सकते हैं। सामान्यतः दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप डिटेल में अगर जाएंगे तो दोनों में डिफरेंस होते हैं। किस सिचुएशन में डिफरेंस होता है वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में, या भी शॉर्टकट में बता दूं कि जैसे सपोज कीजिए सीजनल कोई रॉ मटेरियल है, तो उस सिचुएशन में ROQ और EOQ में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि EOQ क्या बताता है कि आपको कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए जिससे आपकी लागत सबसे कम आए, जबकि रीऑर्डर क्वांटिटी ये बताता है कि कब आपको रीऑर्डर कर लेना चाहिए। तो अगर कोई सीजनल प्रोडक्ट है, जो सीजनल रॉ मटेरियल है, तो उसमें तो EOQ का कंसेप्ट नहीं चल पाएगा, क्योंकि EOQ तो नंबर ऑफ टाइम ऑर्डर की बात कर रहा है, जबकि आपका सीजनल है, सीजन चला जाएगा तो आपका रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे EOQ एंड ROQ में डिफरेंस आ जाता है। या फिर कह सकते हैं और ह्यूज डिस्काउंट की बात हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट की बात, मतलब एकदम आपको सस्ते में माल मिल रहा है जीरो कॉस्ट के सिचुएशन में, तो वहाँ पे भी EOQ और ROQ में डिफरेंस आ जाता है। बाद बाकी सामान्यतः EOQ एंड ROQ दोनों एक ही है, और जहाँ पे आपको ROQ की इंफॉर्मेशन दी और क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दी हो, तो उस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको EOQ का भी कैलकुलेशन करने के लिए बोले, और वहाँ पे अगर आप EOQ का कैलकुलेशन करेंगे तो उसी को आप ROQ की जगह पे यूज करेंगे। फिलहाल हमें इन सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए के लिए हमारा 480 है, और ROQ हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 400 माइनस मिनिमम कंजम्पशन आपको पता ही है 30 मल्टीप्लाई 4, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 880 माइनस 120 760 यूनिट। और यहाँ पे भी आपका ये ए के लिए हो गया, और बी वाले में क्या हो जाएगा हमारा 320 था रीऑर्डर लेवल, और रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन ने प्रोवाइड करवाया है 600, तो चेक कर लें 600। मिनिमम आपको पता ही है 30 मल्टीप्लाई 2, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 860 यूनिट, यानी कि मैक्सिमम लेवल इतना है। इससे ज़्यादा में आप ओवर स्टॉक में फंस सकते हैं, तो मैक्सिमम लेवल इतना आपको मेंटेन करना है कि कभी शॉर्टेज नहीं हो। मिनिमम कितना मेंटेन करना है वो भी आपने देखा, कब ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए वो लेवल भी आपने देखा। अच्छा, एवरेज स्टॉक का वैसे तो 3 फॉर्मूला यूज किया जाता है नॉर्मली। आपको बुक में, आपके बुक में 2 ही फॉर्मूला देखने को मिलेगा, तो जो इंस्टीट्यूट कहती है या फिर नॉर्मली ग्रेजुएशन वगैरह में भी 2 ही फॉर्मूला यूज किया जाता है। उसमें से एक फॉर्मूला सिंपल है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, और नॉर्मली यही यूज किया जाता है। तो एवरेज स्टॉक में यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2,
तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लेवल आपको पता है ही, 180 मिनिमम लेवल, 140 मिनिमम लेवल, और वो 760 और 860 आपका दोनों लेवल आपको पता है ही। इनका एवरेज कर दीजिए, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो देख लीजिए ए एंड बी के लिए, ए एंड बी के लिए आपका क्या हो जाएगा, 760 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 860 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2। इसको करेंगे तो 470 यूनिट आएगा, और ये करेंगे तो 500 यूनिट आएगा। तो आई थिंक हम लोगों ने 4 फॉर्मूला सीखा, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। एक बार मैं फिर से फॉर्मूला रिपीट कर देता हूं आपके लिए। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो किया है वो किया है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डरिंग लेवल का मैक्सिमम मल्टीप्लाई मैक्सिमम। अच्छा, सीक्वेंस में फॉर्मूला याद रखेंगे ना स्टार्टिंग में, वैसे तो बाद में आप कहीं से भी बता सकते हैं। स्टार्टिंग में आप क्या कीजिए, सीक्वेंस में याद कीजिए। ईओक्यू तो पता है, तो ईओक्यू का एक और नाम मैंने आपको बता दिया आज, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो आप सबसे पहले रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला याद रखिए, मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम यूसेज, जो भी आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम रीऑर्डर, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये है। फिर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसका फॉर्मूला रीऑर्डर हो गया। रीऑर्डर के बाद आप याद रखिए मिनिमम का, मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू क्या, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम लेवल आ गया। तो मैक्सिमम में रीऑर्डर लेवल तो आएगा ही आएगा, और एक मैक्सिमम है तो थोड़ा मैक्स ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, तो सबसे बड़ा फॉर्मूला भी होगा। तो रीऑर्डर लेवल के बाद क्या आ जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम, माइनस मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। क्लियर है, देख लीजिए, एक बार ऊपर कर देता हूं मैं। और फिर लास्ट में हमने सीखा किसके बारे में, एवरेज स्टॉक लेवल के बारे में। एवरेज स्टॉक मतलब नॉर्मल कितना स्टॉक रहना चाहिए, तो वो हमने देखा मिनिमम और मैक्सिमम को प्लस कर दीजिए, लेवल क्वांटिटी में नहीं जाइएगा, मैक्सिमम मिनिमम लेवल को प्लस कर दीजिए और डिवाइड बाय 2। एक और फॉर्मूला है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो अभी झूठ मूठ का लिख के कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद अपने कलेक्शन में उसको हम लोग रख लेंगे। तो हम लोगों ने आज नया सीखा 4-5 फॉर्मूला। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये भी जो लास्ट क्वेश्चन किया है आपने देख लीजिए, ICWA में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, CS जून 2005 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कंपनी है, वीकली मिनिमम और मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है रॉ मटेरियल A 75 यूनिट का, और फिर बोला रीऑर्डर क्वांटिटी फिक्स बाय द कंपनी इज द 300 यूनिट। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको रीऑर्डर क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। इट मीन्स इंटेंशन नहीं है एग्जामिनर का आपसे EOQ कैलकुलेट करवाने का। मटेरियल A इज रिसीव विद इन 4 to 6 वीक, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम बता दिया गया कि मिनिमम 4 वीक में रिसीव हो जाता है और मैक्सिमम 6 वीक में रिसीव हो जाता है। बोला कैलकुलेट मिनिमम लेवल एंड द मैक्सिमम लेवल ऑफ द मटेरियल ए। तो आसान है, अभी आपने सीखा है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मिनिमम लेवल, क्या फॉर्मूला हमने देखा, रीऑर्डर लेवल
रीऑर्डर लेवल और बताइए नॉर्मल या फिर एवरेज, कुछ भी लिख सकते हैं। एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम। यहाँ पे मैं अलग अलग वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कहीं देखें तो हम तो लिखे थे एवरेज रीऑर्डर पीरियड, वर्ड है जस्ट, आप वो भी लिख सकते हैं रीऑर्डर पीरियड। यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन मैंने लिखा है, लास्ट में फॉर्मूला में नॉर्मल यूज लिखा था या नॉर्मल कंजम्पशन लिखा था। तो देखिए यहाँ पे आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है लेकिन रीऑर्डर लेवल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे इनडायरेक्टली रीऑर्डर लेवल के बारे में भी पूछ रहा है। तो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर लेते हैं। रीऑर्डर लेवल आपको पता ही है क्या होता है, मैक्सिमम यूसेज या मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम या फिर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैक्सिमम आपको पता ही है, दिया हुआ है मिनिमम मैक्सिमम 75 और मल्टीप्लाई टाइम कहाँ गया 6 वीक। तो ये आपका हो गया 450 यूनिट। तो आपका ये मिल गया ROL 450 यूनिट। अभी एवरेज कंजम्पशन, यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने नॉर्मल कंजम्पशन लिखा था। तो देखिए अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो नॉर्मल कंजम्पशन के नाम से तो आप वही लीजिए, अदरवाइज नॉर्मल कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है क्वेश्चन में तो वहाँ पे आप एवरेज कर लीजिए, वही आपका नॉर्मल कंजम्पशन हो जाता है। और एवरेज का मतलब आपको अच्छे से पता है। तो वहाँ पे नॉर्मल कंजम्पशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल कंजम्पशन मतलब मिनिमम प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज ही हो गया। तो आप एवरेज कंजम्पशन भी लिख देंगे फॉर्मूला में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नॉर्मल कंजम्पशन भी लिख देंगे फॉर्मूला में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे दे एग्जामिनर नॉर्मल कंजम्पशन की, तो आप फॉर्मूला में नॉर्मल लिखिएगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ये आपका हो गया 50, तो एवरेज या नॉर्मल जो भी बोलिए 50 हो गया आपका। और मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम भी आपको पता ही है। एवरेज लीड टाइम क्या होगा, सेम जैसे हमने नॉर्मल निकाला है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, तो ये आपका 5 आ गया। तो 5, तो ये 250 कितना आ जाएगा हमारा 200 यूनिट हमारा मिनिमम लेवल हो गया। और ये सब जो हो गए वो क्या हो गया अपना, ये सब वर्किंग नोट में आ गया। ये सब वर्किंग नोट हो गया, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, और ये हमारा मेन आंसर है, फाइनल आंसर। तो अब चलते हैं मैक्सिमम की तरफ। फाइनल आंसर 2 में हमारा क्या पूछा है हमसे, मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम नाम से ये बड़ा है तो फॉर्मूला भी क्या होगा, बड़ा होगा। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मैक्सिमम है तो मैक्सिमम से कौन जाएगा, मिनिमम जाएगा। मिनिमम कंजम्पशन या यूसेज मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम या फिर मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीऑर्डर लेवल आपने कैलकुलेट किया ही है, तो रीऑर्डर लेवल 450 प्लस रीऑर्डर लेवल 450 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपका क्वेश्चन ने आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करवाया है 300 यूनिट माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन है आपका 25 एंड मिनिमम पीरियड है 4। तो 100 और ये 750 हो गया, तो 650 आपका यूनिट
मैक्सिमम लेवल है। तो आसान है, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। बस प्रॉब्लम कहाँ तक है कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और फॉर्मूला सीक्वेंस में अगर आप याद करने का प्रयास कीजिए तो आसानी से याद भी रह जाएगा। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम मल्टीप्लाई मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम को पकड़िए, मिनिमम है तो आपको रीऑर्डर लेवल आपने कैलकुलेट किया है, माइनस मिनिमम है तो मिनिमम से छोटे वाले को घटा दीजिए, एवरेज को। तो मिनिमम रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज, या फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई एवरेज, या नॉर्मल मल्टीप्लाई नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई नॉर्मल टाइम। और फिर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम में बड़ा फॉर्मूला यूज होगा, तो ROL भी आ जाएगा और ROQ भी आ जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, EOQ है। और क्वेश्चन अगर दे दे तो ठीक है, नहीं देगा तो आपको EOQ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में रहेगी। तो आप ROL प्लस ROQ और माइनस किससे करेंगे, तो मैक्सिमम से छोटा मिनिमम, तो मिनिमम को माइनस करेंगे, मिनिमम मल्टीप्लाई मिनिमम। एवरेज का फॉर्मूला ऊपर हमने देखा, यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2। तो हम लोग, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। वैसे हमारी ऐप भी लॉन्च हो गई है, SCC समृद्धि कॉमर्स क्लासेस के नाम से। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे आपको SCC समृद्धि या फिर समृद्धि कॉमर्स क्लासेस टाइप करेंगे, वहाँ पे आपको हमारी ऐप दिखेगी। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। और मटेरियल जो है यहाँ की क्लासेस में आप देख रहे हैं वो वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ पे व्यू कर सकते हैं। और हमारी जो बुक है समृद्धि कॉमर्स क्लासेस कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो वहाँ पे आपको भी दिख जाएगी, लेकिन वो पेड वर्जन है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, या फिर 21 में आपके लिए नहीं, 21 क्लास में ही करते हैं यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे आपको वो ROQ EOQ वाला जो मैंने पॉइंट बताया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नीचे देखें जो रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज स्टॉक लेवल। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है 5000 यूनिट प्रोडक्ट पर मंथ। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज Rs100, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 10 per kg, द रीऑर्डर पीरियड 4 to 8 वीक, 4 मतलब मिनिमम और 8 मतलब मैक्सिमम। द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरी फ्रॉम 100 to 450 पर वीक। 100 से स्टार्ट होता है, 450 के बीच में इनका चलता है कंजम्पशन रॉ मटेरियल का। तो 100 kg आपका मिनिमम हो गया, 450 kg आपका क्या हो गया, मैक्सिमम। बोला कि एवरेज कंजम्पशन, अच्छा यहाँ पे देखिए एवरेज कंजम्पशन उन्होंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया है, 450 और प्लस 100 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो देखिए आप कितना कैलकुलेट होता है, 550। और 550 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, लेकिन नहीं भी देता तो हम लोग निकाल लेते हैं। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन ने डायरेक्ट प्रोवाइड करा दिया है आपको। कैरिंग कॉस्ट दे रखा है 20% पर एनम का। अब आपसे रिक्वायरमेंट है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कीजिए, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कीजिए, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट कीजिए, मिनिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। अच्छा, तो हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए इस सिचुएशन में, हमको इस सिचुएशन में सबसे पहले हम रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। और रीऑर्डर क्वांटिटी आप 2 क्लास से सीख रहे हैं, तो रीऑर्डर क्वांटिटी में आपको प्रॉब्लम आएगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए। पहले तो आपको ध्यान देना क्या है, इस पॉइंट पे क्या बोल रहा है कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 5000 यूनिट प्रोडक्ट पर मंथ। और यहाँ पे सेकंड लाइन में आपको बताया क्या है, जो कि कंपनी का एवरेज कंजम्पशन 275 kg है। तो दोनों में आपको ये, अच्छा ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका 275 वीक का है, पर वीक एवरेज कंजम्पशन 275 kg।
यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको स्मार्टली ट्रैक किया है। जैसे आप सोचिए कि क्वेश्चन में पहले से अवेलेबल इंफॉर्मेशन है आपका 100 kg टू 450 kg, फिर भी आपको स्पेसिफाई करके वो बता रहा है कि एवरेज कंजम्पशन इज 275 kg। तो और क्वेश्चन जब स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे बोल रहा है कंपनी मैन्युफैक्चर 5000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर मंथ। तो नॉर्मली अगर ज़्यादा ध्यान से नहीं सोचेंगे तो आप इसको समझ लेंगे रॉ मटेरियल, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप 60,000 kg या 60,000 यूनिट आप समझ जाएंगे कि क्या है आपका एनुअल कंजम्पशन। नहीं, आप ध्यान से देखिए ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी मैन्युफैक्चर, ये कंपनी मैन्युफैक्चर यानी कि ये कंपनी का आउटपुट है, इनपुट नहीं है। तो ये आउटपुट के बारे में इंफॉर्मेशन है, जबकि हमें जो रॉ मटेरियल परचेज करना है वो इनपुट होता है हमारा। तो इनपुट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देखना है। तो अगर हम ये कंसीडर कर लेंगे तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिर्फ एक फॉर्मूला से गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा कि रीऑर्डर क्वांटिटी जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आपको मैक्सिमम में भी काम आएगा, और मैक्सिमम गलत हो गया तो आपका एवरेज भी गलत हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपके एक ही रीऑर्डर लेवल ठीक रहेगा और मिनिमम ठीक रहेगा, अदरवाइज आपका 2-3 फॉर्मूला गलत हो जाएगा, तो आपके काफ़ी नंबर यहाँ से कट जाएंगे। तो ये जो हमारा है ये आउटपुट के बारे में बात कर रहा है, तो हमें ये कंसीडर नहीं करना, हमें कंसीडर करना इनपुट, और इनपुट हमारा क्या है 275 kg नॉर्मल कंजम्पशन है, एवरेज कंजम्पशन है। तो यहाँ पे हम निकाल कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा एनुअल कंजम्पशन क्या है। तो एनुअल कंजम्पशन हमारा है 275 kg मल्टीप्लाई 52 वीक्स, तो हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा 14,300 kg रॉ मटेरियल। तो इसलिए मैंने बोला इस क्वेश्चन को यहीं पे करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2002 में। तो आप हमें रॉ मटेरियल मिल गया, ऑर्डर प्लेस करने का आपको पता है ही कि ऑर्डर प्लेस करने में 100 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पता है ही, तो कैरिंग कॉस्ट भी आपको पता है ही। 20% किसका, तो परचेज प्राइस का, तो कैरिंग कॉस्ट भी आपको पता है। 20% मल्टीप्लाई 10, तो ये 2 रुपीज़। बाद बाकी तो EOQ में आपको मास्टरी हासिल है, आपने PhD कर रखी है EOQ कैलकुलेट करने में। तो EOQ इक्वल टू, अच्छा यहीं पे लिख देंगे EOQ ROQ, जो भी आपको लिखना है वो यहीं लिख लेंगे। EOQ भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ROQ है। लेकिन यहाँ पे EOQ आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ नहीं रहा है, तो पूछ नहीं रहा है तो फिर ROQ लिखिए, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि भाई बच्चा स्मार्ट है, सब कुछ पता है इसे, किसी और के कॉपी से इसने नकल नहीं किया है। तो बाद बाकी सारा इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। तो ये आपका 1196 kg कैलकुलेट हो गया आ जाएगा। अब सेकेंड यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो आपको पता ही है। अब रीऑर्डर लेवल इससे भी आसान, सब पता है आपको। रीऑर्डर लेवल इक्वल टू, बोलिए, मैक्सिमम यूसेज या फिर मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम या मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, कुछ भी लिखिए सब ठीक है। फॉर्मूला क्या एग्जामिनेशन में लिखना जरूरी है, एकदम जरूरी है, मैंडेटरी है। और कोशिश कीजिए अगर आपके पास टाइम है तो जैसे शॉर्टकट में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम, तो उस तरीके से मत लिखिए। अगर टाइम है तो पूरा लिखिए, अगर लास्ट टाइम में आप लास्ट भागने के टाइम में कर रहे हैं तो शॉर्टकट डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इस इंस्टीट्यूट कंसीडर करती है कि इवन आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल को भी देखेंगे सम टाइम तो वहाँ भी शॉर्टकट में फॉर्मूले लिखे रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो पूरा फॉर्मूला लिखने की कोशिश कीजिए। तो आपको पता ही है मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 450 kg, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी दिया हुआ है तो 3600 kg।
फिर हमें सेकेंड में हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है मैक्सिमम लेवल। कोई नहीं जी, कर देते हैं मैक्सिमम लेवल। फॉर्मूला बोलिए मेरे साथ साथ, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मैक्सिमम से माइनस कौन होगा, मिनिमम माइनस होगा, मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर टाइम या लीड टाइम जो भी लिखना है, रीऑर्डर पीरियड। तो ROL एंड ROQ दोनों आपको अच्छे से पता है, तो समस्या वाली बात तो है नहीं। 1196 माइनस मिनिमम 100 मल्टीप्लाई 4 वीक, तो ये आपका आ जाएगा जी 4396 kg। तो मैक्सिमम लेवल भी आपने कैलकुलेट कर ही दिया, तो मिनिमम भी कर लीजिए। मिनिमम में तो और कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला होगा, रीऑर्डर लेवल, और मिनिमम से छोटा कौन, एवरेज। तो एवरेज जाएगा माइनस होगा, एवरेज लीड टाइम लिख देता हूँ, छोटा कम जगह है यहाँ पे। रीऑर्डर लेवल आपको पता है ही, 3600 माइनस एवरेज आपको अच्छे से पता है, क्वेश्चन ने कैलकुलेट करके दे दिया था आपको। और वीक को आपको क्या करना है, एवरेज जो क्वेश्चन में है, वीक आपका 42 यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। तो आपका ये हो गया कैलकुलेट होके, ये आपका कैलकुलेट होके आ गया 1950 kg। और इसके बाद हमारा एवरेज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। एवरेज का एवरेज स्टॉक का पहला फार्मूला आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम लेवल आपका कितना है, 4396 एंड 1950। तो 4396 प्लस 1950 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 3173 kg। अच्छा, यहाँ पे एवरेज का एक और फार्मूला के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और दो फार्मूला मैंने बताया था, 3 फार्मूला होता है, लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस में 2 ही फार्मूला यूज किया जाता है। तो आइए एवरेज के सेकंड अल्टरनेटिव फार्मूले को हम लोग देखते हैं। दूसरा कलर कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। एवरेज स्टॉक लेवल आसान फार्मूला है। एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। तो ये आपका अल्टरनेटिव फार्मूला एवरेज का, ध्यान से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एवरेज का पहला फार्मूला क्या है, एवरेज का पहला फार्मूला है मिनिमम मैक्सिमम या मिनिमम प्लस मैक्सिमम या मैक्सिमम प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे सेकंड अल्टरनेटिव फार्मूला क्या है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। तो मिनिमम लेवल आपको पता है ही 1950
प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू। आर ओ क्यू आपने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट किया था, ई ओ क्यू, तो हाफ ऑफ आर ओ क्यू या ई ओ क्यू 1196, तो ये आपका 2548 kg आंसर आएगा। दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस रहेगा आंसर में, दोनों में अलग अलग कैलकुलेशन होके आएगा, तो चिंता की बात नहीं है। दोनों में अलग अलग कैलकुलेशन की, दोनों अलग अलग यूज, अलग अलग डेटा ले रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा आंसर अलग अलग आएगा। तो वहाँ पर परेशान होने वाली बात नहीं है कि एक फार्मूला में कुछ और आ रहा है, दूसरे फार्मूला में कुछ और आ रहा है, तो मतलब गलत हो गया। नहीं, दोनों ही फार्मूला से आप आंसर निकालेंगे। आपकी मर्जी, आप जो फार्मूला यूज करना चाहें कर सकते हैं, दोनों यूज करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, आपका जो आंसर आएगा वो सही होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई नॉर्मल, लेकिन एक्चुअली में फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन का कोई लॉजिक है क्या? तो कौन सा फार्मूला इम्प्लीमेंट करना बेटर रहेगा? तो हाँ, जहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आर ओ क्यू अवेलेबल है और मिनिमम लेवल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप इस फॉर्मूले को, इसका नाम मैं सेकंड फार्मूला कर देता हूँ, सेकंड फार्मूला आप यूज कीजिए। और जहाँ पे ये आर ओ क्यू की इंफॉर्मेशन, जैसे लास्ट क्वेश्चन था, वहाँ पे आर ओ क्यू की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो वहाँ उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर एवरेज निकालने के लिए बोलेगा तो हम मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल के थ्रू ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमने वहाँ पे किया है लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला क्वेश्चन था जो कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम में आया था, तो वहाँ पे एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए बोला था। अगर वहाँ पे हमको एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बोलता तो पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि वहाँ पे हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आर ओ क्यू की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे आर ओ क्यू की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो और मिनिमम लेवल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना ही बेस्ट है, करना चाहिए, लॉजिक बनता है। ये फॉर्मूला शॉर्टकट है, फॉर्मूला नंबर 1 बोल देता हूँ फर्स्ट। ये उस सिचुएशन में यूज किया जाता है जब वहाँ पे आर ओ क्यू की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई हो। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल एग्जाम हो या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, कहीं पे भी आप दोनों फार्मूला यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर इस क्वेश्चन में क्या करें, अगर आप दोनों फार्मूला से कैलकुलेट करके दिखा दीजिए तो बहुत अच्छा। अगर एक भी फार्मूला से आपने यूज किया है तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपको, द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू ए फॉर्म फॉर द लास्ट 12 मंथ, मैक्सिमम यूसेज ऑफ कंपोनेंट 50 यूनिट पर वीक, मैक्सिमम यूसेज 120 पर वीक, सॉरी पहले वाला मिनिमम है, मिनिमम यूसेज ऑफ कंपोनेंट 50 यूनिट, और सेकंड है मैक्सिमम यूसेज 120, नॉर्मल यूसेज आपका 80 यूनिट है, और बोल रहा है कि डिलीवरी पीरियड 4 to 6 वीक है, ऑर्डर प्लेस पर 500 यूनिट एट ए टाइम, कैलकुलेट मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल फॉर द कंपोनेंट। तो ये भी आपका एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको अपने होमवर्क के लिए रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक यहाँ पे मैं आपको इंफॉर्मेशन, चलिए मैं इसको बना ही देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम लेवल पूछा है आपसे, मैक्सिमम लेवल, तो मैक्सिमम लेवल का मतलब हम लोग जानते हैं, हमें क्या चाहिए, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल अवेलेबल है क्या? नहीं अवेलेबल है, तो आपको रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट, रीऑर्डर लेवल आपका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम आपको पता है कि क्या है मैक्सिमम,
सॉरी 120 यूनिट मल्टीप्लाई मैक्सिमम 6 वीक, तो ये आपका हो गया रीऑर्डर लेवल आपका कैलकुलेट होके आ गया 720। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी अगर सिंपली आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इंफॉर्मेशन क्या फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ, ऑर्डर आर प्लेस 500 यूनिट एट ए टाइम, यानी अभी जो कंपनी की पॉलिसी है 500 यूनिट ऑर्डर प्लेस करती है, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि कंपनी ईओक्यू लेवल पे ऑर्डर प्लेस करती है, क्योंकि नॉर्मली साधारणतः हर कंपनी को पैसा तो सबको बचाना है, सबको अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम रखने हैं। तो कंपनी क्या, जब कंपनी को पता है आप जैसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो भी कंपनी क्या रिस्क लेगी अदर देन ईओक्यू ऑर्डर करने का, जब तक डिस्काउंट ना मिले। नहीं, नॉर्मली कंपनी किस पे ऑर्डर प्लेस करेगी, ईओक्यू लेवल पे। तो अभी जो कंपनी का वो है पॉलिसी है 500 यूनिट ऑर्डर प्लेस करती है, यानी कि ये रीऑर्डर क्वांटिटी है। तो बाद बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही गई, 720 प्लस 500, मिनिमम तो क्वेश्चन ने आपको दिया ही है 50 × 4। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे अगर आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1020 यूनिट। मिनिमम मैं नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, मिनिमम आपका होमवर्क रहा, क्योंकि मिनिमम में कोई दम नहीं है, रीऑर्डर लेवल पता है आपको। एवरेज यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन ने नॉर्मल यूसेज यानी एवरेज यूसेज आपको निकाल के बता ही दिया है, और यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर ही लेंगे 4 + 6 / 2। तो मिनिमम मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका सीए इंटरमीडिएट मई 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक इंटरप्राइजेज है जो प्रोडक्ट बना रही है जेडई, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेयर कलेक्टेड फॉर द ईयर, एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है 12,000 यूनिट, कॉस्ट भी दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है, नॉर्मल यानी एवरेज लीड टाइम भी दिया हुआ है, और सेफ्टी स्टॉक भी दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, जो पूछा भी है रीऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल। पूछा व्हाट शुड द इंटरवल लेवल में इमीडिएटली बिफोर द मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव, तो कितना टाइम गैप होता है मटेरियल रिसीव करने में। तो 1 बाय 1 करते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ईओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर ईओक्यू जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपके पास है, और मुझे नहीं लगता है कि आपको ईओक्यू निकालने में कोई समस्या आनी चाहिए, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बस फटाक से ईओक्यू कैलकुलेट कर दीजिए। 2 × 12,000 × 2 डिवाइडेड बाई 24% ऑफ 1। थोड़ा कॉस्ट कम नहीं दे दिया पर यूनिट का, तो ये आप सॉर्ट आउट करेंगे तो 23 ये आपका कैलकुलेट होकर आएगा 1095 यूनिट। तो ROQ पता चल गया आपको। रीऑर्डर लेवल पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं रेट से लिखता हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे रीऑर्डर लेवल का सेकंड फॉर्मूला बताने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था कि रीऑर्डर लेवल का 2 फार्मूला होगा, एवरेज का 3 फार्मूला होता है, रीऑर्डर का 2 फार्मूला होता है। तो रीऑर्डर का पहला फार्मूला था अपना मैक्सिमम मल्टीप्लाई मैक्सिमम। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे आप कि मैक्सिमम डे की बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन। तो हमें फर्स्ट जो फार्मूला है, अगर हमने पहले जो सीखा उसको नंबर 1 अगर कर दें, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो फार्मूला आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। ना मैक्सिमम कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ना ही आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड की। तो क्वेश्चन है कि हम लोग फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अल्टरनेटिव फार्मूला वर्क करेगा, और अल्टरनेटिव फार्मूला हमारा कहता है कि आपका जो सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए, आपके पास जो सेफ्टी स्टॉक है उसमें आप लीड टाइम पीरियड के कंजम्पशन को
प्लस कर दीजिए। कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम 30 डेज। क्वेश्चन में देखिए, सेफ्टी स्टॉक क्या है आपका, कितना स्टॉक आपको सेफ्टी में रखना है कि किसी भी सिचुएशन में आपका प्रोडक्शन नहीं रुके। तो बोला गया 30 डे कंजम्पशन। तो कंजम्पशन सेफ्टी स्टॉक, और सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 डेज, सॉरी मिस्टेक हो गया, 15 डेज। तो आपका सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का है, 30 डेज। तो 30 डेज का स्टॉक, यानी कि किसी भी सिचुएशन में आपको एक स्टॉक का लेवल मेंटेन करना है, जैसे आपका प्रोडक्शन किसी भी सिचुएशन में ना रुके। तो 30 डे का कंजम्पशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 30 डे में जो रॉ मटेरियल उस पर कंज्यूम होते हैं उतना स्टॉक ये अपना सेफ्टी स्टॉक मानती है। और 15 डेज नॉर्मल लीड टाइम है। नॉर्मल लीड टाइम है कि मतलब कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस रहा है तो मिनिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम, मतलब दोनों को अगर ऑन एवरेज कर दे तो कंपनी 15 दिन में मटेरियल को रिसीव कर लेती है। तो बाद में कि आपको पता ही है कि अब फॉर्मूला लिख दिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का है, 30 डेज हो गया। और ये कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम 15 डेज, यानी कि रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए, फिर 45 डेज का कंजम्पशन, 45 डेज कंजम्पशन क्या होगा, रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला यही रहेगा जो मैंने लिखा है, इसमें से आप फॉर्मूला के लिए लिखना है, सभी जगह ये काम आए फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला होगा सेफ्टी स्टॉक प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, ये फॉर्मूला हुआ। तो सेफ्टी, इस क्वेश्चन में देखेंगे जाकर सेफ्टी स्टॉक या तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बता दे 1000 यूनिट, या फिर कहीं पे बता दे डे। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी नॉर्मल पता है ही आपको कि कितना यूनिट कंज्यूम होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखिए 12,000 यूनिट कंज्यूम होता है 360 डेज में। तो पता चल ही जाएगा कि एक डेज में कितना कंज्यूम हुआ और 45 डेज में कितना कंज्यूम हुआ। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल 45 डेज हुआ तो ये रहा आपका 12,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 360 डेज और मल्टीप्लाई 45 डेज। तो ये आपका कैलकुलेट हो आ जाएगा 1500 यूनिट रीऑर्डर लेवल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। रीऑर्डर लेवल का नया फॉर्मूला, सेफ्टी स्टॉक प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। तो सेफ्टी स्टॉक यहाँ पे डेज में बताया गया है तो 30 डेज, और कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम बताया गया है 15 डेज। ये 15 डेज में ऑन एवरेज आपका मटेरियल रिसीव हो जाता है, यानी 45 डे का कंजम्पशन जो है सो आपका रीऑर्डर लेवल होगा। तो 30 डेज और 45 डेज एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है 360 डेज के लिए 12,000 मल्टीप्लाई, तो ए 1 डेज का निकालेंगे और 1 डेज मल्टीप्लाई 45 डेज, तो 1500 यूनिट आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो बोल रहा है व्हाट शुड बी द इन्वेंट्री लेवल इमीडिएटली बिफोर द मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव। तो इन्वेंट्री का क्या लेवल रहना चाहिए नॉर्मली मटेरियल आपका रिसीव हो। तो आपका 30 डेज आपका सेफ्टी स्टॉक है, तो 30 डेज सेफ्टी स्टॉक है, तो 30 डेज को यूनिट में अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, अगर 30 डेज के लिए क्या निकलेगा,
डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 30 डेज, तो ये 1000 यूनिट आएगा। तो 1000 यूनिट क्या हुआ, सेफ्टी स्टॉक हुआ। और 15 डेज लगते हैं मटेरियल को रिसीव होने में, तो 1 डे के लिए कितना हो जाएगा, अगर ऑन एवरेज बात करें 15 डेज के लिए तो हाफ इसका, तो आपका 500 यूनिट जो होना चाहिए इमीडिएटली होना चाहिए मटेरियल रिसीव होने से पहले। ठीक है, तो आंसर होगा उसका ये लीड टाइम डिवाइडेड बाय 30 डेज डिवाइडेड बाय 30 डेज, वन 1000 यूनिट डिवाइडेड बाय 30 डेज। और लीड टाइम कितना है 15 डेज में आपका ऑन एवरेज आता है, तो 500 यूनिट आइडियली आपके पास होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है इन्वेंट्री लेवल इमीडिएट बिफोर द मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव, तो मटेरियल ऑर्डर को रिसीव होने से पहले कम से कम 500 यूनिट आपके पास होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 आपके आ चुका है एग्जामिनेशन कंपनी सेक्रेटरी जून 2009 में पूछा जा चुका है। पहले इंटरमीडिएट एग्जीक्यूटिव बोलते थे और कॉस्ट का पेपर ऑब्जेक्टिव की जगह पे सब्जेक्टिव आता था। हम लोगों ने सब्जेक्टिव दिया हुआ है, अभी तो ऑब्जेक्टिव पेपर आने लगे हैं। और मैंने देखा है कि पेपर मतलब पढ़ना तो आपको उतना ही होगा, लेकिन पेपर थोड़ा सा आसान है कंपेयर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बोला है कि मटेरियल ए यूज, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, 24 नंबर क्वेश्चन है। मटेरियल ए यूज हो रहा है आपका मैक्सिमम हमेशा मैं पहले मैक्सिमम बोल देता हूँ, मिनिमम 500 यूनिट, मैक्सिमम 1500, नॉर्मल बता दिया है 1000। ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या बोल रहा है, समझ गए? ऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब बजट में कंपनी का जो पॉलिसी है ईओक्यू के बारे में बता रहा है, या आरओक्यू, जो भी आप सोचिए, ईओक्यू या आरओक्यू के बारे में आपको बता रहा है। डिलीवरी पीरियड 4 और 6 बता रहा है, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम, तो एवरेज कितना हो गया 5, तो एवरेज 5। अब आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल मतलब रीऑर्डर लेवल, तो बता दीजिए आपको क्या परेशानी है, आपको तो सब कुछ पता ही है। इसी से स्टार्ट कीजिए, 3 नंबर से स्टार्ट कीजिए, तो क्या होगा, आसानी होगा, क्योंकि एक तो हमको कैलकुलेट करना ही है, करना है। तो रीऑर्डर लेवल आपको पता है ही, मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो मैक्सिमम आपका है 1500 यूनिट मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 6, तो ये आपका हो गया 9000। अब दोनों तो आगे वाला आपके पास आरओक्यू की इंफॉर्मेशन है ही, निकाले कोई सा भी निकाल लीजिए, मैक्सिमम निकालिए, मिनिमम निकालिए। मैक्सिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम लेवल क्या हो, आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम लेवल मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो आरओएल आपका हो गया 1500 यूनिट प्लस आरओक्यू आपका दिया हुआ है 1600 यूनिट। और क्या होगा, सॉरी ये 1500 ले रहा हूँ, आरओएल तो 9000 कैलकुलेट किया ना हम लोगों ने, 9000 यूनिट प्लस 1600 माइनस मिनिमम लेवल 500 मल्टीप्लाई 4, 10,600 माइनस 2000, 8600 यूनिट मिनिमम। कोई समस्या नहीं निकालने में, मिनिमम लेवल हो गया आपका आरओएल माइनस, यहाँ पे नॉर्मल वर्ड यूज किया है तो नॉर्मल बोल दीजिए, नॉर्मल यूसेज। एवरेज भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई
नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड या फिर एवरेज रीऑर्डर पीरियड, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ROL आपका 9000 यूनिट, नॉर्मल आपका कितना था 1000 और 5000 मल्टीप्लाई 5, यह हो गया आपका 4000 यूनिट। हो रहा है क्वेश्चन आराम से, कोई समस्या हो रही है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बाद बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा क्या? EOQ हमने लास्ट क्लास में सीखा था। EOQ को डिस्काउंट के साथ कंपेयर करना सीखा था, कितना डिस्काउंट मांगना चाहिए, निगोशिएट करना चाहिए, वो भी सीखा था। फिर हमने टोटल कॉस्ट भी उसी सब क्वेश्चन के थ्रू सीख लिया था कि कब परचेज को, मटेरियल परचेज कॉस्ट को लेना है, कब नहीं लेना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट से भी काम चल सकता है, या फिर डिस्काउंट वाला सिचुएशन हो तो तीनों को ही हम लोगों को एडअप करना पड़ेगा। और नेक्स्ट फिर हम लोगों ने पहला क्लास पूरा EOQ पे डेडिकेट किया था, अच्छा क्वेश्चन किया था, तो EOQ का कंसेप्ट वहाँ से हमारा क्लियर हुआ। आज के क्लास में स्टार्टिंग में हमने 2 होमवर्क जो आपको दिए थे उसका आंसर मैंने लिखा, और फिर EOQ से आगे बढ़े हम लोग और लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री के अलग अदर फार्मूला पे हमने काम किया। अदर फार्मूला हमने क्या क्या किया? रीऑर्डर लेवल किया, फिर हम लोगों ने मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल के क्वेश्चन हमने सीखा। फिर हमने देखा कि एवरेज का दोनों फार्मूला आज ही हमने देख लिया क्लास में। रीऑर्डर लेवल का दोनों फार्मूला आज ही हमने क्लास में देख लिया। तो रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, या फिर मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ EOQ या ROQ, जो भी बोलिए। सॉरी, एवरेज का फॉर्मूला बोल दिया मैंने। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपका जो सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, जैसे हमारे क्वेश्चन में 30 + 15 था। एवरेज का हमने देखा मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, और सेकंड फार्मूला देखा मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। मैक्सिमम का हमने देखा ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। फिर हम लोगों ने मिनिमम का देखा ROL रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन या फिर नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम या फिर नॉर्मल लीड टाइम। ये हमने पूरा देखा। ऑलमोस्ट हमारा मटेरियल कंट्रोल का ऑलमोस्ट हर फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी 1-2 पॉइंट आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, डेंजर लेवल वगैरह, तो वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग फॉर्मूला से अवेयर हो चुके हैं, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट से अवेयर हो चुके हैं, इवन इंटरमीडिएट लेवल तक के कंसेप्ट से अवेयर हो चुके हैं। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और टफ क्वेश्चन जिनको आप बोल सकते हैं हाई लेवल क्वेश्चन। उसके बाद कुछ भी नहीं बचता EOQ में या फिर लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री में। और उस क्लास में हमारा ये लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री समाप्त हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर पे चलेंगे, या फिर प्राइसिंग या फिर इशू ऑफ इन्वेंट्री पे चलेंगे। तो फिर एज पर शेड्यूल हमारा क्लासेस खत्म हो जाएगा। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं समृद्धि कॉमर्स क्लासेस SCC प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएगी। हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे मटेरियल यूज किया है वो मटेरियल आपको वहाँ पे फ्री व्यू करने के लिए मिल जाएगा। इवन आप ऐप के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारी जो पूरी मटेरियल है, हमारा जो पूरा स्टडी मटेरियल है, वो भी आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अमित क्लोज कर दो।